भाई लास्ट वेडनेसडे आज आर्मी चीफ जो थे, जो कि अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं, वो उन्होंने एक तो उनकी गार्ड ऑफ ऑनर की तकरीब हुई, चलो वो तो हुई, साथ ही आज वो नए उस हेडक्वार्टर में गए हैं जो बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए। मैंने आज से लगभग एक हफ्ता पहले यानी बुध के दिन तमाम सोशल मीडिया पे चलने वाली अफवाहें और तमाम न्यूज़ टॉक शोज़ के ऊपर होने वाले बड़े बड़े जो बैठे हुए थे ना यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना दिग्गज बैठे हुए थे बड़े बड़े, कोई कह रहा था कि उस चीज़ में कवानीन में तरमीम हो रही है, कोई कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान अनबन हो गई है। उन तमाम र्यूमर्स का कलम मतलब उसका सफाया करते हुए मैंने यहाँ से खबर ब्रेक की थी दुनिया न्यूज़ और ऑन द फ्रंट के प्लेटफॉर्म से, जो आज आपने देखा है ना, ये जो हेडक्वार्टर, इसकी खबर और इसकी वजह से नोटिफिकेशन रुका हुआ था। ये खबर मैंने आपको दी थी लास्ट वेडनेसडे को। सबसे मुस्तरद, सबसे पहले यही खबर थी जो इस प्लेटफॉर्म से दी गई। बाकी सब या झूठ बोल रहे थे या अफवाहें या स्पेकुलेशन, या उनको समझ ही नहीं आ रहा था करना क्या है। मैं आपको सुनवाता हूँ लास्ट वेडनेसडे मैंने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था क्या कहा। जितनी खबरें फैली हुई हैं इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर कि प्राइम मिनिस्टर और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, या नवाज शरीफ साहब और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, इस नोटिफिकेशन को लेके, ये तमाम बातें झूठ है, अफवाह है। ये जो नोटिफिकेशन रुका हुआ है, मैं आपको आज एक्सक्लूसिवली बता रहा हूँ रुका हुआ क्यों है। तो जो बाखबर जराए हैं, बड़े मुस्तनद जराए, उन्होंने हमें आज बताया है कि नोटिफिकेशन इसलिए रुका हुआ है कि इस नोटिफिकेशन के तहत सिर्फ एक ओहदे का इजाफा नहीं होना था। इस कमांड के नीचे ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, इनके नीचे एक ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनना है, और ये ऑपरेशनल हेडक्वार्टर जो है ये बहुत बड़े लेवल पे बनना है। जो चारों हेड्स जो हैं इनको एक जगह पे इकट्ठा कर दे, उसका एक ऑफिस, उसका एक ऑपरेशनल मॉड्यूल, उसका एक पूरा हेडक्वार्टर की लॉजिस्टिक्स, उसकी टीआरओ, उसके रूल्स, ये तमाम चीजें बननी है, जिसके थ्रू जो है वॉर्स लड़ी जाएंगी, जिसके थ्रू कोऑर्डिनेशन की जाएगी, जिसके थ्रू चीजों को जिसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। इस हेडक्वार्टर को बनने में 2 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि नोटिफिकेशन जो है ये अगले 2 से 3 दिन के अंदर जो है ये हो जाएगा। आज जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने उसी हेडक्वार्टर के अंदर, जिसके मुतालिक हमने आपको खबर दी थी लास्ट वेडनेसडे को, खिताब किया पहली दफा, तो ये खबर अल्लाह के फजल से एक दफा फिर हमारी दुरुस्त साबित हुई कि नोटिफिकेशन किसी वजह से नहीं रुका हुआ था। मासवाइज इस वजह से रुका हुआ था कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस का हेडक्वार्टर अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ था, और उन्होंने हुकूमत को कहा हुआ था कि अभी नोटिफिकेशन ना करें। तो ये तो हमारा जनाब काम था, हमने आपको पहुंचा दिया, इसलिए आपको बताया सोशल मीडिया तो कम से कम देखा करें, उस पर झूठ का दावा भी। एक झूठा जो है वो इंग्लैंड में बैठा हुआ है, उसको इंग्लैंड की अदालत ने 3 लाख से ऊपर का अदालत का हरजाना और 50,000 पाउंड जो है वो हरजाना किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब जो है उनको अदा करने के लिए। इतना झूठ बोले आप कि वो सच लगे। ये वाला हिसाब है पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो इस वक्त चल रहा है, ख्वाह उसका ताल्लुक किसी सियासी ग्रुप से है या नहीं है। जुमे को जनाब बड़ी बम्बार्ड किस्म की प्रेस टॉक हुई DGISPR की तरफ से। मैं चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आज आपको एक नई सजेशन देने लगा हूँ। मैं तहरीक इंसाफ के लिए एक बिल्कुल नई सजेशन लेके आया हूँ, उनको एक चीज़ बता समझा के आखिरी दफ़ा समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन पहले ज़रा वो उसकी जो बाज़गश्त है DGISPR की प्रेस टॉक की, वो ज़रा आप सुन लें, उसके बाद बात करते हैं। वन डिल्यूजनल पर्सन जो कि कैप्टिव है अपनी जात का, जिसके नजदीक उसकी जात और उसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बढ़कर है, और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। अब सियासत खत्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कोई फ्री लंच है, ये कलूजन है कि हम इधर से बयानिया बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। एक शख्स कहता है कि मेरी पार्टी का जो शख्स पाकिस्तान की अफवाज के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया है वो गद्दार है, वो मीर जाफर और मीर सादिक से मुमासलत दे रहा है। वो तुम हो कौन, तुम क्या पैगाम देना चाह रहे हो इस मुल्क को? ये जो ज़हनी मर्ज है, इसकी बीमारी के सिम्टम्स आपने पहले भी देखे थे, 9 मई नहीं देखा था आपने? तो ये ज़हनी मरीज की मंतक के मुताबिक तो 6 और 7 मई को रात को जब हिंदुस्तान ने हमला किया तो ये ज़हनी मरीज होता तो ये तो कशकोल लेकर बातचीत के लिए चल पड़ता। इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि इस बयानियों को चलाया जाए और इसकी सहूलतकारी की जाए। इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। उनकी पूरी सियासत जो सी है वो फौज के इर्द गिर्द घूमती है। फौज के बारे में बात करो, फौज के बारे में इल्जामात लगाओ, फौज के ऊपर हर चीज डालो, बिकॉज अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं। उसकी पूरी सियासत रियासत के इदारे पर है। हम कहते हैं तुम सियासत करो ना, सुबह से लेकर रात, रात से लेकर सुबह तक तुम्हारी क्या ऑब्सेशन है इस फौज के साथ? ग्रो अप। तुमने नफरत पे, मिस इन्फॉर्मेशन पे, डिस इन्फॉर्मेशन पे सियासत करनी। वी विल रिमेन एंड वी विल कीप ऑन स्टैंडिंग अगेंस्ट ऑल दिस सॉर्ट ऑफ कॉमिकल नॉनसेंस
नॉनसेंस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम सच सिक माइंड्स। हम इस आवाम से आते हैं, हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता, इसका बाप भी नहीं डाल सकता। तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है। खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। भाई एक तो इससे पहले मैं इस पे आऊँ, मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ये जो अभी जो इंग्लैंड में यूट्यूबर बैठा हुआ है जिसको ये 50,000 पाउंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब को पे करना है इसने, आप यकीन करें यहाँ पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए, जिसने भी लगाए, हम जानते हैं किसने लगाए, जनरल फैसल नसीर के ऊपर, जनरल नदीम अंजुम के ऊपर, अपना इसके अलावा जनरल ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड जो राशिद हैं इनके ऊपर भी, जनरल बाजवा के ऊपर, जनरल आसिम मुनीर के ऊपर, अब तो फील्ड मार्शल है वो। अगर ये बरतानिया की अदालतें होती, जिन जिन ने इल्ज़ाम लगाए थे, क्योंकि इनमें से एक भी वुड हैव बीन नॉट फाउंडेड, क्योंकि ये वही पैटर्न है इंग्लैंड के अंदर जो बैठा हुआ है, जो पागलपन है, जो झूठ बोल के इल्ज़ामात लगाकर दूसरों को और उसके बाद को पूछने वाला है। लेकिन इंग्लैंड में क्योंकि अदालतें जो है कॉपीराइट्स कवानीन बड़े सख्त हैं, वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी बड़ी सख्त है, वहाँ पर अगर इस तरह के इल्ज़ामात लगे होते ये सब हरजाने पे कर रहे होते। अब कमिंग बैक टू द फौज ने जो कहा है, ज़हनी मरीज़ कह दिया, सियासत ख़त्म हो गई। बात यह है कि फ़लसफ़ा बिगाड़ने के लिए मैं आपको बड़े फ़लसफ़े बता सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जनाब कभी किसी की सियासत ख़त्म हुई है? पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ में फातिमा जिन्ना से लेकर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ साहब तक सबको गद्दार कहा गया, उनकी सियासत तो ख़त्म नहीं हुई। लेकिन मेरे भाइयों बात यह है कि एक बात तो है, फ़लसफ़े को रखें साइड पे, इनको जब जब ये रियासत ने कहा, जब जब इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा इनको, ख्वाह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, वो फातिमा जिन्ना साहिबा थी, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो नवाज शरीफ साहब थे, या इमरान खान साहब हैं, इन सब की सियासत उस वक़्त के लिए ख़त्म हो गई। और वो तब तक ख़त्म रही जब तक कि जिस इस्टेब्लिशमेंट ने इनका नाद का पानी बंद नहीं किया था, वो या तो चली नहीं गई या रिटायर नहीं हो गई। जनरल ज़ियाउल हक जब तक बराजमान रहे, बड़ी तहरीकें चलाई सहाफ़ियों ने और जमहूरियत पसंदों ने, MRD ARD पता नहीं केड़ी RD, कुछ नहीं हुआ। वो इस दुनिया से गए, तभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो इलेक्शन में जीत सकी। परवेज़ मुशर्रफ साहब को आप देख लें, जब तक वो रहे पावर के अंदर, उनकी गिरफ्त रही और अंदर से कियानी साहब नहीं उभरे और वो इफ्तिखार चौधरी मूवमेंट टाइप नहीं चली। बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब बाहर ही रहे, 10-10 साल 12-12 साल, वापस नहीं आ सके। तो इमरान खान साहब के लिए मेरा तो मुफ्त मशवरा ये है कि ऑब्वियसली मैं कभी भी नहीं कहूँगा वो ना माफ़ी मांगे, उनका एक अपना वो है, वो माफ़ी नहीं मांगते, वो ना माफ़ी मांगे, उन्होंने डील नहीं करनी, वो डील ना करें। लेकिन मेरा ख्याल से थोड़ी देर के लिए सियासत से ब्रेक ले लें, क्योंकि अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने करवाया कि मेरे भी सारे चढ़ जाएँ, ये हो रहा है, ये सामने नज़र आ रहा है। जो 2.5 साल से कह रहा था वो आज हो रहा है, उसका अब क्लाइमेक्स पॉइंट आ गया, बॉइलिंग पॉइंट से भी ऊपर चली गई ये बात। मुलाकातें बंद, ट्विटर बंद, बयानात बंद, पार्टी के 130 से ऊपर बंदों का नाम ECL के अंदर, फवाद चौधरी साहब इसमें शामिल है, तो गरीब मासूम बंदे, कसूरी कोई नहीं फिलहाल, वो तो वैसे ही अलग हुआ, वो भी बंद, वो भी ECL में। अपोजिशन लीडर फारिग, सेनेट से फारिग, कौमी असम्बली से फारिग, पंजाब असम्बली से फारिग। मैं हैरान हूँ कि पीछे रह क्या गया है। और प्रॉब्लम ये है कि भुट्टो फैमिली और नवाज शरीफ साहब की फैमिली, इनको तो उनकी औलाद ने चला लिया। अब इमरान खान का तो ये मसला है कि उनकी वो भी मसला नहीं है, उनकी औलाद पॉलिटिक्स में नहीं है, इनकी पार्टी का कोई पुरसान हाल ही नहीं है, कोई राजा बैठा हुआ है जिसके साथ अवाम रिलेट ही नहीं करते, ना अवाम बाहर निकली है इमरान के कहने पे। तो अब जब अब इमरान के कहने पे अवाम भी बाहर नहीं निकल रही, पार्टी भी पीछे नहीं खड़ी हुई, उस तरह कमज़ोर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, इस तमाम तरीन हालात के बावजूद PTI की कमज़ोर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो पीछे रह गया। मेरे भाई सियासत से ब्रेक ले लें, सियासत आपका काम ही नहीं है ना। जिस अवाम के लिए, चले आपके पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, आप जिस अवाम के लिए आपने सर पे कफन बांधा हुआ था वो तो नहीं आई बाहर, तो आप किस वजह से जो आप माफ़ी तिल्ला ना करें, आप सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, शायद कोई राह निकल आए, उसके बाद देख लीजिएगा, फिर अवाम को कर लीजिएगा। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अहमद अवैस साहब, मज़हर अब्बास साहब, अहमद अवैस साहब, कोई तदबीर समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ के लिए, कोई रास्ता खुला नज़र नहीं आता। फ़लसफ़ों को साइड पर रख के प्रैक्टिकल बात करें, अब करना क्या आपने? देखिए, मेरे ख्याल में कोई भी जो इस वक्त एट दी हेल्म ऑफ अफेयर जो असर पजीर हैं फोर्सेस, कोई भी नहीं चाहता कि मसला हल हो, ऐसा लग रहा है। जी ये बात सही है। अगर इमरान खान के, क्योंकि वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं करता ना, आगे उसके ट्विटर को किसी ने इस्तेमाल किया और ये लफ्ज़ एक सेंटेंस लिखा, उसके जवाब में
क्या DGI-SPR को जेब देता है ये ज़ुबान इस्तेमाल करना जो उन्होंने की? मुझे इतना बता दें, आपने यूके की कोर्ट की बात की है, यूके की और दूसरे ममालिक सिविलाइज कंट्री जहाँ पे आइन और कानून की हैसियत है, वहाँ पे किसी आर्मी ऑफिसर को ये इख्तियार हो सकता है कि वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करे किसी पॉलिटिशियन के लिए, किसी के लिए भी? ये काम हुकूमत का है। जब उन्होंने इससे भी, अगर इससे डबल रिएक्शन शो करती है हुकूमत, फांसी दे देती, ट्रायल करते उनका जो मर्जी करते, लेकिन किसी अदारे के एक जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, क्या उनको ये हक हासिल है कि ये ज़ुबान के कुत्ता भौंक रहा है और उसके बाप ने क्या किया और उसने फलां ने क्या किया? पता नहीं कि ये क्या हो गया है इस मुल्क को, तकलीफ से है। ये आप सोचिए तो सही कि ये सर मैं कोई जस्टिफाई नहीं करता कि एक सवाल है ट्विटर आया हो। मेरा सर एक सवाल है आपसे, क्या किसी भी सियासी लीडर को ये जेब देता है कि अभी एक बंदा आर्मी चीफ बना ही नहीं और आप कहें कि ये जो आर्मी चीफ आने वाला है, सारे उसके इशारे बता के ये 2 नंबर है, ये चोर होगा, ये डाकू होगा, ये गैर मुहब्बे वतन होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ PDM का प्राइम मिनिस्टर और वो अपॉइंट करने का, हालांकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी वही है, क्या ये किसी प्राइम मिनिस्टर को जेब देता है कि सेडिशन करे, रिवोल्ट करे रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर? क्या ये कहे कि यार आर्मी चीफ बुरा है आपका, बाकी फौज तो ठीक है मैं उसके साथ, क्या ये सर किसी को जेब देता है? चले इसका जवाब दे दे प्लीज। जी सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि इसके लिए हुकूमत प्रोसिक्यूट करती, फौरन उसके ऊपर चार्जशीट उसको बना, एक FIR होती, उसका क्रिमिनल ट्रायल होता, उसको मैक्सिमम सज़ा जो भी उसकी दफात हो सकती हैं उसमें पीनल कोड ऑफ पाकिस्तान के अंदर, आप उसमें लिखें, ओपन ट्रायल हो उसका, बिल्कुल माफ़ ना करें। मैं कब कहता हूं कि माफ़ करें आप, लेकिन बिल्कुल किसी और अदारे को ये जेब नहीं देता। ये जहां पे सर जिनको आप गाली दे रहे हैं, जिनको आप बुरा भला कह रहे हैं, वो भी ना करें तो रिएक्शन दें, तो फिर कौन रिएक्शन देगा? अब ऐसा मैं आपको वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। नहीं, देखिए ना, जो कानून वो रिएक्शन शो करेंगे थ्रू कोर्ट, अपनी जुबान से करेंगे तो उससे ज्यादा। देखिए वो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कैसे कर देंगे? करने के लिए तो सिर्फ अदालत ही है ना, या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, कोई और तीसरा तरीका है? मुझे बता दें आप, खुदा के लिए ये किस तरफ जा रहे हैं हम लोग? राइट, ये तो 10 बस्ता गुजारिशात बार-बार करता हूं। मैं तो पिछले 2.5 साल से 10 बस्ता गुजारिश कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं, आप भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ठीक है साहब, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं इमरान साहब से हाथ जोड़ के कि भाई आपकी लड़ाई जो है ना मियां जावेद लतीफ और पीपल्स पार्टी से है, आपका कोई लेना देना नहीं। मैं भी देख रहा था चौधरी परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू, वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को एहसानात नहीं भूलने चाहिए। जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के, वो जनरल बाजवा को तमगे जो बांटते फिर रहे हैं, भाई आपको इक़्तिदार की हुमा में बिठा दिया उन्होंने बगौर परवेज इलाही साहब के, वरना तो कौंसलर ना बन पाते इमरान खान साहब। उसके बाद चलो उन्होंने उतार दिया, उतारने के बाद यार हिसाब बराबर हो गया। उसके बाद वो पीछे पड़ गए फौज के, यार वो उस फौजी सरबराह के पीछे पड़ गए जो आगे आइंदा आने वाला था, आसिफ मलिक, उसके पीछे पड़ गए। ये ना कहें फौज के पीछे नहीं पड़े, एक शख्स के पीछे पड़े, गलत पड़े, सही पड़े, कानून मौजूद है। सर चीफ जस्टिस के पीछे अगर आप पड़ेंगे तो पूरी कोर्ट के पीछे पड़ गए ना सर। इमरान खान के पीछे पड़ेंगे, पूरी तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ गए, ऐसे नहीं होता सर। अवैसा सर ऐसे नहीं होता सर, बिल्कुल भी नहीं। आप उसको निकालेंगे, चले आप एक आदमी को इसमें से सर, ये लॉजिक फौज रिजेक्ट करती है, ये वाली लॉजिक फौज रिजेक्ट करती है कि आप उसके आर्मी को गालियां दे और आप कह रहे हैं फौज को कुछ नहीं कह रहा, वो लॉजिक को रिजेक्ट करते हैं सर। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल, मैं कहता हूं फौज रिजेक्ट 100 दफा करे, लेकिन फौज को रिजेक्ट करके उसका एक तरीकेकार निकाले कि ऐसे उसको प्रोसिक्यूट करे और उसको सजा दें। फौज का काम ये खुद नहीं कि किसी को कुत्ता कहें और किसी के बाप की मुतालिक बात, वो आई थिंक अंग्रेजी का मुहावरा है जो उर्दू में बोल गए, DGI-SPR और लेट द बार्किंग डॉग वाला मुहावरा था, वो उन्होंने उसको उर्दू में बोल गए। बात सुनिए ना, कब फिर खुदा के लिए ये देखें, ये DGI-SPR साहब जो हैं, इनके वालिद भी आपको पता है इलेक्शन इसमें वो एटॉमिक कमीशन के अंदर थे और बड़े माशाल्लाह बड़े वो उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। जी जी। लेकिन आपको पता है कि एक जमाने में आप सोचे ना कि किस लेवल पे इमरान साहब की जो जबान और उनकी जो वर्ड्स है वो किस लेवल पे ले गए कि एक DGI-SPR को कूदना पड़ा बीच में। मतलब देखें ना, उनकी भी तो जबान की कुछ आप नहीं, क्यों कूदना पड़ा? गलत किया क्या? देखिए ना, इमरान साहब ने गलती किया, कोई भी नहीं ले सकता। इमरान साहब ने गलती किया, किस नहीं है, पिछले 2 साल में जबान इस्तेमाल की है कि गलत किया। मैं तो आपसे पहले कह रहा हूँ गलत किया, लेकिन अदालतें बैठी हुई हैं ना, आप वहां उनका प्रोसिक्यूट करके सजा दें। ठीक है सर, वो तो हो ही रहा है, गलत है। अगर इस मौके पे भी बॉलिंग पॉइंट ऐसा ही होगा
अगर इस मौके पे भी एक आम आदमी की तरह बॉलिंग पॉइंट होगा तो क्या फर्क हो गया? नोटिफिकेशन के ऊपर बड़े आदमी का बॉलिंग पॉइंट ऐसे मीडिया थोड़े में होते पूरी हैं। कॉन्स्पिरेसी बन गई। आपसे मुराद जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी बना दी, जो कि चले बहरहाल मैं उसको आगे आगे चलते सर लेके आपका पॉइंट मैं आगे लेके जाता हूँ। वैसा जिस तरह आपने फरमाया, मियां जावेद लतीफ़ साहब, आपकी हुकूमत जो है वो क्या इतनी नकम्मी है, नाअहल है कि अफवाज पाकिस्तान को खुद उतरना पड़ा इसको क्रिटिसिज्म को वो करने के लिए? क्या ये मतलब लिया जाए कि आपके बाद की कोई वैल्यू नहीं है, तो जो वैल्यू वाले लोग थे वो आए फिर? हु मीन्स बिजनेस, मैं तो ये समझता हूँ। नहीं कामरान, बात ये है कि मेरे भाई अहमद अवैस साहब जो बात कर रहे थे ना, हकायक यही हैं कि अगर आप जो अमल करेंगे उसका रद्द-ए-अमल आएगा। आपने जिस तरह ज़बान इस्तेमाल की, मैं इमरान खान की बात कर रहा हूँ, जिस तरह की उसने ज़बान इस्तेमाल की, किसी भी 75 सालों में किसी सियासतदान ने ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। अगर ये बात कर रहे हैं कि DGISPR को ये ज़बान ज़ेब नहीं देती, मुझे ये बताएं कि अगर आप ब्लो द बेल्ट अगर बातें करेंगे, इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे, अलकाब देंगे, तो उसके बाद आगे से कोई हाथ डालेगा आपको? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि देखें, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि इससे जो कुछ हो रहा है इससे सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ये बात दुरुस्त है। मैं बड़ा क्लियर हूँ इस बात पे भी कि हुकूमत और रियासत में फ़र्क होता है। मैं ये बात बड़ा वाज़िया करना चाहता हूँ कि हुकूमतों के ख़िलाफ़ लोग तहरीकें चलाते रहे हैं, मगर अदारों के ख़िलाफ़ किसी ने नहीं चलाई। मैं ये बात कहने में बड़ा हक बजानब हूँ कि अदारों में बैठे लोगों से गलतियाँ हुई हैं माजी में, मगर अगर गलतियाँ हुई हैं तो लोगों ने नाम लेकर उनके ख़िलाफ़ तहरीकें भी चलाई हैं, बयान भी दिए हैं, मगर अदारे के ख़िलाफ़। और उस वक्त जब मुल्क हालत जंग में हो और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान बॉर्डर जो है, जो सेफ़ हुआ करता था, आज अनसेफ हो, और आप किस वक्त किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, और बात यहाँ रुकती नहीं है। अगर आप ये बात करें, आप खुद कह रहे थे कि इससे पहले लोगों को गद्दार कहा जाता रहा, बेनज़ीर भुट्टो को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, नवाज शरीफ को माइनस करने की कोशिशें की जाती रहीं, मगर क्या वो माइनस हुए? भाई उनसे ना मिलाएं, फ़र्क है एक फ़र्क। जब कोई माइनस होने पे आता है तो फिर माइनस अल्ताफ़ हुसैन हुआ। फिर आप ये देखें कि MQM जिस तरह बनाई गई और एक शख्स के गिर्द सारी MQM घूमती थी, और जब वो उस जगह पहुंच गया कि वापसी का रास्ता उसने ना छोड़ा, तो फिर रियासत हरकत में आई और रियासत ने उसको माइनस किया। इमरान खान के गिर्द भी सारी अगर जमात घूम रही है और इमरान खान जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद अगर रियासत हरकत में आएगी तो फिर आपको इमरान खान का अल्ताफ़ हुसैन से मुख्तलिफ नज़र नहीं आएगा नतीजा। वजह मुझे ये बताएं कि क्या आज कराची चल नहीं रहा? क्या कराची चल रहा है? और क्या एक वक्त था कि कराची चलता ही नहीं था जब वो बात करता था? और किस किस को उसने क्या क्या अलकाब नहीं दिए थे? जब वो थ्रेट बन गया रियासत के लिए तो फिर रियासत ने अपना फैसला दिया। आज जो कुछ हो रहा है ये एक थ्रेट आप कह रहे हैं कि जिस तरह अल्ताफ़ के लिए हुसैन मुल्क के लिए थ्रेट था और टेररिस्ट था, इस तरह इमरान खान का वही स्टेटस है। ये एक हकीकत है। और अगर यार खुल के बात किया करें मेरे सामने, मेरे प्रोग्राम का नाम है ऑन द फ्रंट लाइन पे, खुल के बात करें ना, जिस तरह मैं खुल के बात कर रहा हूं। यार आप जितनी खुल के बात कर लेते हैं हौसला नहीं पड़ता फिर उतनी खुल के बात करने का। अल्लाह के बाद आपके पीछे बहुत से लोग खड़े हुए, मैं भी आपके साथ हूं, आप बात करें, खुल के करें। चले, मैं बड़ा क्लियर हूं कि देखें ये सियासत नहीं है। कोई बंदा भी, सियासी जमात भी, आज मशरकी मगरबी सरहदें आपकी गैर महफूज हों और मेरा सवाल ये है कि आपने अल्ताफ़ हुसैन की मिसाल दी, तो आज गवर्नमेंट के नज़दीक, अब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, रियासत का तो मुझे पता है, वो मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं है वो क्या समझ रहे हैं। गवर्नमेंट के नज़दीक आज अल्ताफ़ हुसैन की तरह इमरान खान का स्टेटस भी टेररिस्ट का है, यही आपने मिसाल दी है ना मुझे। उससे मुख्तलिफ नहीं है, ठीक है, उससे कामरान मुख्तलिफ नहीं है। वजह एक सेकंड वजह सुन ले। मुझे ये बताएं कि वो सिर्फ महदूद था कराची तक और कराची के अंदर जो कुछ वो कर रहा था,
ये आज महदूद है खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे में, एक सूबे की हद तक, जो क्योंकि 3 सूबों में। चलिए ये आपका पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका बुनियादी पॉइंट आ गया, बयानी के हवाले से आपका बुनियादी पॉइंट आ गया। मजहर अब्बास साहब, अब मैंने एक्चुअली आपसे सवाल तो ये पूछना था कि जी -1 वाला फार्मूला पाकिस्तान में कई दफ़ा आया, कई दफ़ा गया, लेकिन अब मैं आपसे उसको गिरा डाल दूंगा इस सवाल के अंदर, क्योंकि मियां जावेद लतीफ़ साहब ने एक मिसाल दे दी है इल्ताफ़ हुसैन की, कि वो एक बड़ी कामयाब मिसाल है कि उसको जब माइनस किया गया उन भाई साहब को, तो वो वाकई माइनस ही हो गए। तो क्या हम इमरान खान को उसी कैटेगरी में रख सकते हैं? क्योंकि कराची और हैदराबाद में आप जानते ही, आप रहते भी हैं वहाँ पे, इल्ताफ़ के हुसैन के नाम का तूती बोलता था, जिस तरह आप कह सकते हैं कि इमरान खान के नाम का तूती बोलता होगा पाकिस्तान में, लेकिन जिस तरह उसको माइनस कर दिया तो ये भी उस तरह माइनस हो जाएंगे या हो चुके हैं इमरान साहब? शुक्रिया कामरान। पहली चीज़ तो ये कि 8 फरवरी के बाद तो आपने माइनस अवाम फार्मूला कर दिया ना। अच्छा, माइनस इमरान क्या, माइनस अल्ताफ़ क्या, आपने तो 8 फरवरी के बाद माइनस अवाम फार्मूला कर दिया। अब आप जो भी फार्मूला लेकर आते हैं तो जो आपका उसने करिश्मा साज करे। ये जो जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब ये तो बताएं कि आपने कितना अल्ताफ़ हुसैन को इस्तेमाल किया है। आहा, ये तो बताएं कि नवाज शरीफ साहब अच्छा सवाल है, कितनी सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे, कितनी सीक्रेट मीटिंग्स किया करते थे अल्ताफ़ हुसैन से। ये तो बताएं कि 1990 के इलेक्शन से पहले बेनज़ीर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के मौके पर नवाज शरीफ साहब क्या पैगाम लेके गए थे अल्ताफ़ हुसैन के लिए। वाह, यानी जब आपका काम निकल आए, काम निकल जाए तो उसको डंप कर दें आप। आपने कर दिया डंप। 22 अगस्त 2016 को आपने डंप कर दिया अल्ताफ़ हुसैन को। ठीक है, वो लंदन में बैठा है, उसकी बेशुमार गलतियाँ, क्रिमिनलाइजेशन, सब कुछ होगा, सही चीज़ें, लेकिन आप अपने आप को बरीज़ुम्मा नहीं कर सकते जावेद लतीफ़ साहब। आप उस क्राइम में हैंड इन ग्लव्स रहे हैं। आपने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ जो 1990 में किया, 1989 में किया, तो अपने जुर्म का इतराफ़ करें पहले। मुजरिम है, मुजरिम है ये भी। बाकी आप इस वक्त जो इस वक्त सूरत हाल है कामरान, देखिए मेरा ख्याल है DGISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स का प्रॉब्लम था। आप देखें, आपने एक चीज़ की कि आपने ब्रेक की थी स्टोरी। आप जब अफवाहें किस वक्त जन्म लेती हैं? जब आप इंफॉर्मेशन को किल करते हैं। अगर आप सोचें कि आप इससे पहले कितने दिन ये खबर चली कि इमरान खान को ये हो गया, इमरान खान को वो हो गया, अगर आप पहले दिन मुलाकात करवा देते उस्मा खान की तो ये अफवाहें फैलती नहीं, ये खबरें आती नहीं, ये सारा प्रोपेगेंडा होता ही नहीं। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन को किल करते हैं तो इट ऑलवेज लीड टू डिसइंफॉर्मेशन। जब भी आप खबर को दबाएंगे, अब जो रिएक्शन है, देखिए क्या हुआ, जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिवॉल्व की वो एक रिमार्क्स के ऊपर रिवॉल्व की कि जहनी मरीज हो गया है। अब ये जो अल्फाज हैं, अगर इन्हीं अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल होता तो शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इतना हवा बढ़ता ही नहीं। लेकिन आप बताएं कि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या हुआ? क्या अवाम की क्या राय अम्मा तब्दील हो गई? क्या लोगों ने अपने ओपिनियंस तब्दील कर लिए? जिनके बारे में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिनको आप कंडेम कर रहे हैं, उनकी तो आपने फुटेज दिखाई, उनकी तस्वीरें दिखाई आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसका तो उल्टा रिएक्शन हुआ। उन्होंने अपने सारे यूट्यूबर्स ने अपने सारे वीलॉग्स जो है वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कर डाले। तो आपको हासिल क्या होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में? इसीलिए जर्नलिज्म में ये कहते हैं कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा मदर साहब, अच्छा इससे कतई नजर, अब एक मिनट के लिए आप प्रेस टॉक को साइड पे रख दें, आपकी बात, आप पॉइंट आपका आ गया। मुझे ये बताएं कि अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग, फॉर ऑल द प्रैक्टिकल रीजंस, क्या आपको ये लग नहीं रहा कि एटलीस्ट 2030 तक तो इमरान खान की ना कोई मुलाकात नजर आ रही है दूर दूर तक? फैसल वाडा साहब हमारे भाई हैं, बल्कि मैं आपको उनका एक बयान सुनवाता हूँ। वो तो ये कह रहे हैं कि जी हुकूमत को और रियासत को इमरान खान की कमज़ोरी का चल गया पता। वो कमज़ोरी ये है कि वो गुस्से में आ जाते हैं अगर उनकी मुलाकात ना हो या उनका आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्शन ना हो। तो अब वो कमज़ोरी को तो हुकूमत प्ले आउट करेगी। एक उनकी बात सुन ले, उसके बाद आपसे ही सवाल होगा। मदर साहब सुनवाएं जी, वाडा साहब क्या कह रहे हैं? एक इंच भी नहीं होगी, रगड़ देंगे। -1 ये निकलता फॉर्मूला जो मैं आपको 1.5 साल से कह रहा था। -1 नहीं तो PTI कंप्लीटली माइनस। इमरान खान साहब नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है और खतरा करार दिया जाए। हमने अपने लीडर को भी पाकिस्तान से बड़ा नहीं समझा। PTI के लोगों को भी ये जानते रहना चाहिए।
जी मदर साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि अब आपको फॉरगेट अबाउट और सेट असाइड प्रेस टॉक फॉर अ मिनट। कामरान साहब। जी मियां साहब, मैं सवाल मदर साहब से कर रहा हूँ, बोले बोले जल्दी से बोले। हाँ जी बोले, क्या कह रहे हैं? इन्होंने आप तो मुजरिम हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरा बड़ा अच्छा तल्लक है मदर अब्बास साहब से, मगर मैं इनकी खिदमत में मेरी अर्ज सुन लें। आपने जो फरमाया है ना कि माइनस, मेरी अर्ज सुन लें, जो आपने मदर अब्बास साहब बात की ना कि 8 फरवरी को माइनस अवाम हो गए। खुदा के लिए अगर आपको याद हो जब मिसाके जमहूरियत हुआ था तो तीसरी पार्टी इसी इमरान खान को पैदा करने के लिए 2011 में अवाम माइनस हुए थे या अवाम माइनस हुए थे 2017 में। मिसाके जमहूरियत, मेरी बात सुने, मिसाके जमहूरियत जो है ना, ये देखें ये रद्दी की टोकरी, मिसाके जमहूरियत, ये क्या है मिसाके जमहूरियत? उठा के बाहर फेंके, वो कुछ भी नहीं यार मिसाके जमहूरियत, दफा करें उसको यार मिसाके जमहूरियत। मेरे भाई इसको छोड़ दे, मैग्ना कार्टा बना के पेश कर रहे हैं, आवाम को बेवकूफ बना रही है दोनों पार्टियां। मैं अब इजाजत जरूर आपसे लिए मदर साहब से सवाल करूंगा, बोल लेंगे मुजरिम में, बोले मुजरिम साहब बोले। नहीं एक सेकंड। हाँ जी बोले। देखें अल्ताफ हुसैन की बात मदर अब्बास साहब ने की, अल्ताफ हुसैन की, अल्ताफ हुसैन को लाया कौन, ताकतवर किसने बनाया? और इसी तरह इमरान खान को लाया, वही लेकर आए जो आपको लेकर आए थे। आपको कौन लेकर आए? जो आपको लेकर आए थे। एक मिनट जावेद यार, अल्ताफ हुसैन के बारे में आपको कौन लाया था? अगर आप उसको सही, अरे जावेद साहब आपको कौन लाया था? मिसाके जमहूरियत में तो हमने माफी मांगी, और मिसाके जमहूरियत पहले फाड़ के फेंक दिया इधर, फिर फाड़ दे तो ये ले। माफी किस बात की मांगी? कौन सा मिसाके जमहूरियत? ट्रैश, पीस ऑफ ट्रैश मिसाके जमहूरियत। आपको कामरान, आपको तो पसंद नहीं आएगा मिसाके जमहूरियत की टके की कोई हैसियत नहीं है ना उस वक्त ये फाइन हुआ ना आज है। मेरा मूड, मियां साहब मेरा मूड ना ऑफ करे, बड़े अच्छे मूड में बैठा हूं मैं, टाई शाई लगा के नए कपड़े चढ़ा के। मिसाके जमहूरियत का नाम मेरे सामने ना लिया करे, जमहूरियत का नाम ही ना लिया करे मेरे सामने। रहने नहीं यार, आपको बुरा लगता है मिसाके जमहूरियत नहीं मैं कहता, मैं ये कहता हूं कि कम से कम ये जरूर ज़हन में रखें, क्यों नहीं कहते आप? हुसैन और इमरान खान में फर्क कोई नहीं, एक ही है। अब मदर साहब मेरा आपसे सवाल है, सर पहले आपने कुछ जवाब दिया, मेरा सवाल रह गया अभी करना है मैंने, पूछ लो मदर साहब कुछ कहना है आपने मियां साहब को? भाई मैं जी क्विकली। नहीं देखिए, मैं तो वैसा सी बात कह रहा हूं। देखिए जावेद साहब, जावेद लतीफ साहब, जब आप इमरान खान को ये कहते हैं ना कि उनको 2011 में कौन लेकर आया, बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन आपको भी तो कोई लेकर आया था ना। कहाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मियाँ शरीफ, इनका सियासत नहीं एक मिनट पहले मेरी बात सुन लें। देखिए बात की बात तो अलग है, बाद में तो मियाँ नवाज शरीफ ने बड़ी पोजीशंस भी ली, सब कुछ ली, लेकिन लाए तो दूसरे ही लोग थे ना आपको। जिस तरह आप कहते हैं इमरान खान को, जिस तरह अल्ताफ हुसैन खड़ा है ना, तो मसला ये है कि इमरान को लाने वाले जो सर, मसला ये है कि देखिए जावेद साहब, उसके बावजूद भी क्या आज इमरान खान अगर बाहर आ जाए, पीटीआई बहाल हो जाए, उनको इंतखाबी निशान मिल जाए, तो क्या आप ख्वाबों की जन्नत में भाई बैठे हुए आप लोग शिकस्त दे सकते हैं? मैं हैरान हूं मदर साहब, आप देखिए इस्लामाबाद के फेरे लगा रहे हैं सियासत में, कैसे ख्वाब दिखा रहे हैं जावेद साहब पाकिस्तान की सियासत में। कामरान एक सेकंड जी, कामरान प्लीज, जी एक सेकंड प्लीज, बोले जी, मुझे मदर अब्बास साहब आप उनका निशान भी बहाल कर दें, उसको बाहर भी ले आए, उसको मगर मुझे भी एक इजाजत दें कि इमरान खान के साथ नवाज शरीफ को भी आधा सच बोलने की आजादी दे दें, उसके बाद देखें कौन क्या किस जगह खड़ा है। अरे यार भाई आपकी हुकूमत है भाईजान, आपकी हुकूमत है, आपको आजादी नहीं है क्या? और नहीं भाई, और भाई मेरे हुकूमत है, भाई 2014 में भी जावेद लतीफ साहब हमारे साथ जो कुछ हुआ था आपको पता ही है ना। आपकी हुकूमत है, एक मिनट 2014 में भी आपकी हुकूमत थी। जावेद लतीफ साहब, आपका मेरा मामला तय हुआ था, हमने सिग्नल तय किया था, आज अवाम के सामने लेके आ रहा हूं कि जब आप पटरी से उतरेंगे, मैं कहूंगा मियां साहब पटरी तो उतर रहे हो, पटरी तो ना उतरना, दोबारा थानू पटरी से चढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। वो जब मदर साहब दिखाएं दोबारा वापस, जब मदर साहब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत है, आप ये आधा सच वाला जो है जुमला वापस ले, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक बात,
दूसरी बात मदर साहब और अवैध साहब, मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं किसी को जुमला वापस लेने का नहीं कह रहा था। इस पूरे पैनल में दो शरीफ आदमी जुमला वापस लेने का नहीं कह रहा। इस पूरे पैनल में दो शरीफ आदमी हैं, एक अहमद अवैध साहब, एक मदर अब्बास साहब, ठीक है ना। बाकी तो बदमाशों से भरा पड़ा ये पैनल। अवैध साहब कुछ कह रहा है आपने ब्रेक से पहले? सवाल मैं करूंगा आगे। जी बिल्कुल कहना है, कहे सर। मैं बिल्कुल कहना, देखिए अल्ताफ हुसैन से जो कंपैरिजन कर रहे हैं, आपको ये मालूम है कि मैं पीटीआई में था, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस मैंने किया था कोर्ट में, और मैंने आर्गू किया था, और मैंने ये सैंक्शन लगवाई थी पूरे पाकिस्तान में उसकी तकरीरों की, माशाल्लाह, उसके ऊपर बैन के लिए। तो भुगते फिर सुनिए, और इमरान खान उस वक्त, एक बार सुनिए, उस वक्त हुकूमत थी नवाज शरीफ की, इन्होंने रेजिस्ट किया था टू दी कोर और बैन नहीं लगने दिया था, जबकि उसके ऊपर मैंने वो कोर्ट के अंदर स्क्रीन लगा के वो पूरे सर आपका पॉइंट आ गया, मुझे एक ब्रेक पब्लिकली। वैसा सर ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको रियासत समझेगी वो टेररिस्ट है। अवैध साहब ने भी अल्ताफ हुसैन की तकरीरें बंद करवाई थी, तो अगर तकरीरें बंद हुई हुई हैं आज भी किसी की, तो फिर ये सही होगा। वो भी किसी ना किसी एडवोकेट ने पिटीशन डाली है। मैं एक ब्रेक के बाद आपको और बड़ी मजेदार बातें बताऊंगा। मौजूदा हालात को एंजॉय करें, सीरियस लेना मेरे भाइयों आप लोगों ने। एक ब्रेक। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत को एक बहुत बड़ी पेशकश की है, हमारी इमरान और बुशरा बीबी से अरकान रहनुमा की मुलाकात करवा दें। आप देखें, आपको बुरी बातों के बजाय अच्छी बातें देखें। बाकी टॉक शोज़ का तो पता नहीं मेरे प्यारे व्यूर्स, मैंने आपको हमेशा हकायक पे अपनी बातें बताई, और जो अल्लाह के फजल से खबर दी वो कभी बाउंस बैक नहीं हुई। तो आपको मैं भी बताऊंगा, मैं कोई फलसफा नहीं झाड़ूंगा कि हाँ ताल्लुकात ठीक कर ले, कोई ताल्लुकात ठीक करने के मूड में नहीं है। इस हुकूमत की तो वैसे ही इतनी पोजीशन नहीं है कि ये अपने तौर पे कोई इनिशिएटिव ले, और वैसे भी ये करना नहीं चाहेगी, क्योंकि अगर ये ताल्लुकात इनके ठीक हो गए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान के, तो ये हुकूमत कहाँ जाएगी? सीधी सी बात है सामने सामने की। और दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑब्वियसली किसी मूड में नहीं है। 2030 तक, आज मुझे ये लग रहा है, कल अगर कुछ और लगा मैं आपको वो भी बता दूंगा। आपसे मैं गलत बयान नहीं कर सकता। वो ज़िया मुहिउद्दीन साहब थे ना, बहुत बड़े ऑरेटर थे। जब मैं नया एंकर बना पीटीवी न्यूज़ में, तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा सर किस तरह स्क्रीन ऑडियंस को डील, उन्होंने कहा ऑडियंस को इस तरह ऑडियंस से बात करो जिस तरह अपने महबूब से बात करते हो। तो मैंने हमेशा आपसे जो है ना, जैसे अपने महबूब से बात करते हैं ऐसी ही बात की है, और आपसे सच्ची बातें की हैं। तो सच्ची बातें करते करते अहमद अवैध साहब, अब राह फरार क्या हो सकता है? ग्रेसफुल एग्जिट। देखें, इमरान साहब ने ना 10 साल का वनवास लेना है, ना उन्होंने माफ़ी मांगनी है, ना कोई उनको फांसी चढ़ाना चाहता है। तो भुट्टो साहब वाला भी कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे अंजाम, और नवाज शरीफ साहब वाला एग्जाइल भी नज़र नहीं आ रहा। अब आपको लगता नहीं, जो मैंने शुरू में ऑफर की थी कि इमरान साहब जो है 3 हरफ भेजें सियासत पे और कहें कि जनाब मैं सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ, दफ़ा करें, मेरी आवाम भी नहीं निकली मेरे लिए, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी यार? क्या ख्याल है? अच्छी ऑप्शन नहीं है वैसा? नहीं, ये देखिए, नहीं ये ऑफ़र नहीं है, ना ऐसा होगा, क्योंकि आवाम तो ज़्यादा, ये जो कुछ आजकल हो रहा है ना, कुछ पिछले कुछ दिनों में आवाम की तादाद तो और बढ़ती जा रही है। आपको मीडिया में ज़रूर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम घूमते फिरते हैं ज़्यादा क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी से, रोज़ मुलाकात आना जाना रहता है। अच्छा। बात यह है कि मैं आपको बार बार कहता हूँ कि समबॉडी विल हैव टू प्ले सम एल्डरली रोल, कि ये पॉलिटिकल इम्पास को ख़त्म किया जाए, वरना ये और नुकसान होगा, कौम को नुकसान और मुल्क को नुकसान होगा, होता जा रहा है और होगा। ये सारी चीज़ें धरी के धरी रह जाएंगी, क्योंकि हमारे खिलाफ जो हमारे एडवर्सरीज हैं, उनका प्लान ही ये है, उनका 2 पॉइंट एजेंडा का उनका प्लान था, अफगानिस्तान इंडिया को हरा दिया इसी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं के साथ। यही इमरान खान को अंदर रखे और बगौल आपके इख्तियार नहीं दिया, उसके बावजूद हरा दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? ये एक मैं आपको आर्गुमेंट, हराने की प्रॉब्लम नहीं है जी। देखिए पुराने, ये हराने की बात नहीं है। पाकिस्तान की जो है ना, जो पाकिस्तान के मुतालिक आइडियोलॉजिकल स्टेट, उनको किसी सूरत जो है पूरी दुनिया को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, इजराइल को, इंडिया को, तो सर आर्मी चीफ बहुत आइडियोलॉजिकल है। इंडिया तो घबराता है इसी बात से कि ये मदरसे से पढ़े हुए हैं, वो आइडियोलॉजिकल है, उनका इंडिया सेंट्रिक, लेकिन ये डाइकोटमी है। नहीं सुनिए, मेरी ये तो रोज उनके चैनल्स देख लें, आर्मी के खिलाफ सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, जो लेजिस्लेशन हुई है मैं उसकी बात करूंगा। अब बिहाइंड द डोर क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा, फिर आपने एविडेंस कलेक्ट किया होगा। नहीं सबको ही पता ना, ये सबको ही पता। चलिए आपका पॉइंट आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन को आपका पॉइंट आ गया, मुझे क्विकली चलना है सर आगे। तो ये आप सवाल ये है कि
ये मामला आपने एक पॉइंट उठाया, मैं उसको आगे लेके जाना चाहता हूं, फिर भी सुलझाए जा सकते हैं। क्विकली मियां जावेद लतीफ साहब, आप पहली बात तो फौज का तो मुझे पता है वो तो इस वक्त इस मूड में नहीं है, लेकिन और आपके इख्तियार में कुछ नहीं है कि आप एल्डरली रोल प्ले करने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके इख्तियार में भी होता है, एक लम्हे के लिए मैं मान लूं कि अनहोनी हो जाए कि आपकी गवर्नमेंट के इख्तियार में कुछ भी हो और आप एल्डरली रोल प्ले करने जाए, तो आपको पॉलिटिकली सूट तो नहीं करता कि इमरान खान के साथ 1% भी कॉम्प्रोमाइज हो जाए? समझाएं अवैस साहब को, आप तो नहीं रोल प्ले कर सकते एल्डरली। यार कामरान साहब, मेरे भाई, बात यह है कि किसी की भी हुकूमत हो, इतना बड़ा फैसला करना किसी भी हुकूमत वक्त की इख्तियार में नहीं होता, ये एक हकीकत है, इसको मान लेना चाहिए आपकी हुकूमत की। हाँ, और नहीं छुट्टी होए या पक्की होए ये बात अलग है, मगर मैं मज़हर अब्बास साहब को ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरे भाई, जब आपको इल्म था इस बात का कि सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था ना इमरान खान को या अल्ताफ साहब को लाने वाले कितना उनको ताकतवर बना रहे थे, और जब सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था, आप उस वक्त क्यों नहीं मेरे भाई बोले कि ये सादक और अमीन बंदा नहीं है, ये किरदार भाई सादक और मेरा पुख्ता ईमान है कि अंबिया इकराम के अलावा कोई शख्स सादक और अमीन नहीं हो सकता, और जब सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया था और वो भी सुप्रीम कोर्ट ने, तो मदर साहब क्या करते भाई? और आज जो आप फरमा रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं कि आप आए थे किन के जरिए या क्या हुआ, मैं ये अर्ज कर दूं, जब रियासतें हुकूमत की तहरीकें चलती हैं, ताकतवर शख्सियात की लिए के खिलाफ हुकूमतें तहरीकें चलती हैं, मगर रियासत के खिलाफ तहरीक नहीं चला करती। अल्ताफ हुसैन ने भी रियासत के खिलाफ तहरीक चलाई थी और इमरान खान भी रियासत के खिलाफ तहरीक चला रहा है, इसलिए ये वाज़ेह फर्क है। ये नहीं हो सकता हरकत में आई है और रियासत को बहुत पहले हरकत में आना चाहिए था। मैं आपकी बात समझ गया, मैं जरा बात तो आगे करने दें। मदर साहब, चाहे उनको कहा गया हो ट्रेटर या सिक्योरिटी रिस्क, भुट्टो साहब को कहा गया हो, फातिमा साहिबा को, जीना साहिबा को, या उनको नवाज शरीफ साहब को, लेकिन इन लोगों ने रियासत के खिलाफ कोई मेरा फायदा तहरीक क्या, कोई प्रैक्टिकल तहरीक नहीं चलाई। जिस लेवल की तहरीक, ये तो आपको मानना पड़ेगा, जिस लेवल की तहरीक इमरान साहब ने चला दी, और उसी वजह से अहमद अवैस साहब इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं वो पॉपुलर हो रहा है, तो ये तो मांगने ना सर, फिर रियासत कुछ तो करेगी, ये तो नहीं सोचा हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। कमरान, पहली चीज़ तो ये कि जावेद लतीफ़ साहब और इनकी जमात को आज़ादी दी जाए। एक मिनट, इनकी जमात को, और ख़ुद ही वो मियाँ साहब कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को ये आज़ादी दी जाए कि वो खुलकर बोल लें। मैं तो नहीं कह रहा, ये इन्होंने जावेद लतीफ़ साहब ने वो आज़ादी मांगी और वो आज़ादी इनको मिलनी चाहिए। चीज़ ये है कि मैं ना इमरान खान को लेकर आया, ना मैं नवाज शरीफ को लेकर आया, ना मैं अल्ताफ़ हुसैन को लेकर आया। जो लोग इनको लेकर आए, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? वो जवाब दे ना, ठीक है, वो आए ना। अब सर मेरा सवाल, क्यों लेकर आए साहब, टाइम की किल्लत है, प्लीज मेरा सवाल कि रियासत के खिलाफ तहरीक किसी पॉलिटिकल लीडर ने चलाई, इसलिए इतने कॉन्सिक्वेंस सवेर नजर आ रहे हैं अगले कई साल तक कि इमरान इस बंद। सर तो आप उनके खिलाफ मुकदमा करें ना, मुकदमा चलाएं। सर चल रहे हैं, आपने आज तक 22 अगस्त 2016 का मुकदमा चलाए। अरे भाई मुझे बताओ, 10 साल हो गए हैं 2016 के मुकदमे को, आज तक चला है वो मुकदमा? 9 मई को साहब आप अदालतों को लाके ना बीच में सारा मजा कितना कर देते हैं प्रोग्राम का। अदालतों को क्या काम है यार हमारी डिस्कशन? अरे यार, तो मैं मेरे भाई, मैं आपसे यही कह रहा हूं, देखिए जिसका या तो आप सियासत को फारिग कर दें, सियासी निजाम को खत्म कर दें। सियासत, अगर सियासी निजाम रहेगा तो जिनका काम सियासत करना है उन्हीं को सियासत करने दें। जिनका काम तो रहे शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के मुताबिक, वो जरदारी साहब दो मेरे भाई कैसे कर रहे हैं वो आपको भी पता है। अभी आपने जावेद लतीफ को नहीं सुना, अभी जावेद लतीफ साहब को नहीं सुना यार। मदर साहब मैं तो हैरान हूं, मुझे एक बात समझाएं, अब वो राजी तो क्या अपना दोनों पार्टियां राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाला हिसाब है। आपको क्या प्रॉब्लम मदर साहब, मुझे आपकी समझ। मेरे भाई शहबाज शरीफ साहब राजी, कामरान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस आप भी राजी हो जाए। पाकिस्तान की सियासत में आज तक कोई माइनस नहीं हुआ है, ये याद रखें। जो कोई भी जितनी कोशिशें फिलहाल के लिए तो माइनस है ना, अगले 4-5 साल तुमसे ये तो बताया ना मुझे। अरे मेरे भाई कुछ नहीं होता उससे। अच्छा कुछ नहीं होता, चलो। देखिए वो है ना जालिब का
कि तुमसे पहले भी वो जो एक शख्स यहाँ तक नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन जावेद था। लतीफ आपको सुना रहे हैं। कोई ठहरा है लोगों के मुखातिब तो बताओ वो कहाँ हैं जिन्हें बहुत मुझे तो ये कभी गलतफहमी रही नहीं है मजहर अब्बास साहब, हमें तो ये गलती कभी गलतफहमी कभी हुई नहीं है। मैं आप हम तो वज़ीर आज़म होते हुए आप तीनों हजरात को हमारे साथ मैं आप नहीं इनको तीनों को रखना सामने प्लीज। मेरे तीनों भाइयों को एक बात, मेरे प्रोग्राम के अंदर यार दिखाएं इनको तीनों हजरात को, मेरे प्रोग्राम के अंदर अगर आइंदा से किसी ने वैसा सुन लें, मेरे प्रोग्राम में आइंदा से किसी ने अगर आइन, सुप्रीम कोर्ट, जमहूरियत, इन 3 चीजों का नाम लिया ना तो मैं आपको तमाम टॉक शोज पे बैन करवाऊंगा। फिर आप मेहमानों का इंतखाब करा करें। नहीं, आप किसी टॉक शो में नहीं जा सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जमहूरियत अगर आपने देखी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ब्रेक से आगे आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ तीनों हजरात को। ब्रेक लेने दें जरा, मुझे एक ब्रेक लेने दें बस जनाब। अब ये तो तय हो गया कि जमहूरियत, आइन और उसका नाम मेरे प्रोग्राम में लेना नहीं आपने, क्योंकि मैंने तो ये तीनों चीज़ें पाकिस्तान की तारीख में कभी देखी नहीं, नंबर 1। और नंबर 2, मैं दोबारा ऑफर कर रहा हूँ, इमरान साहब हॉलीडेज ले लें या सियासत से रिटायर हो जाएं, बल्कि रिटायर ही हो जाए, क्योंकि क्रिकेट समझ कर ये खेली थी पॉलिटिक्स, वो क्रिकेट नहीं है, वनडे या T20। कल तक इजाज़त जनाब।